हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं अश्विनी कुशवाहा अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म एग्री इरा 2024 पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जहां पर आपको यूपी कैटेड या भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनकी फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जाती है। साथ ही आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ नोट्स हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको जो भी डाउट रहते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आपको सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारे यूपी कैडेट एग्जाम है वो पास आने वाला है और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस सेशन में कवर करेंगे। तो आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उनको प्रॉपर नोट करते जाइए। हम जो भी आपको एक्स्ट्रा बताएं वो आपको वहां पे नोट करते जाइए, जो भी आपके एग्जाम के थ्रू में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं एक नारे के साथ, जय जवान जय कृषि विज्ञान। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोडो मिक्सचर क्या है, यानी कि बोडो मिक्सचर बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोडो मिक्सचर क्या है। बोडो मिक्सचर एक फंजीसाइड है, हार्बिसाइड है, बीडीसाइड है या पेस्टिसाइड है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा बोडो मिक्सचर है वो एक फंजीसाइड है। वो क्या है, हमारा एक फंजीसाइड है। वहीं पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें हरी खाद पलटने का उचित समय, यानी कि जो हमारी हरी खाद रहती हैं उनको पलटने का सही समय क्या रहता है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है कि इसको हमें किस समय पलटना चाहिए। तो हम आपको एक बात बता दें कि जो हरी खाद है इसमें हमारी कौन सी फसलों को यूज किया जाता है। तो इसमें जो हमारी लीफी रहती है, लीफ वाली क्रॉप्स रहती हैं उनका हम इसमें यूज करते हैं, जैसे हमारा ढेचा हो गया, सनई हो गया, जिनका मुलायम तना रहता है। तो इसमें जो इसको पलटने का जो उचित समय रहता है उसमें जो हमारा एक तो फूल आने के समय पे हम इसको पलट देते हैं। साथ ही साथ जब हमारा इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा वो कम हो और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ हो वो अधिक मात्रा में हो, तो इस समय हमें इस फसल को पलट देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सभी, यानी कि इस समय पे हमें जब ये हमारी क्रॉप में फूल आने शुरू हो गए हों और कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हो, तो इस समय पलट देना चाहिए। अगर हम यहीं पे बात करें कि इसको बोने के कितने दिन बाद पलट देना चाहिए, तो इसको हमें जो हमारी 50 से 60 दिन की क्रॉप हो जाती है तो हमें इस समय इसको पलट देना चाहिए। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है कि झुलसा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो हमारा जो झुलसा रोग है वो हमारा सल्फर तत्व की कमी से होता है। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण के लिए आवश्यक जो भी हमारी तिलहनी वाली फसलें रहती हैं, जैसे कि हमारा मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, और भी हमारी तिलहनी फसलें होंगी, इसमें जो हमें तेल का परसेंटेज अगर बढ़ाना है, तो अगर हमें तेल का परसेंटेज इसमें बढ़ाना है तो हमें सल्फर युक्त, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सल्फर होगा सही। इसमें जो हमारे सल्फर युक्त उर्वरक रहेंगे हमें उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो तेल की प्रतिशत मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आपको स्टूडेंट ये पता है कि जो हमारा सरसों में जो खली रहती है उसमें कौन सा टॉक्सिसिटी पाई जाती है, मतलब किस तत्व के कारण वो विषैला होता है, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम जो अगला सेशन कवर करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरंडी के तेल में कितने प्रतिशत अरंडी में कितने परसेंट तेल पाया जाता है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो 52% होगा। वहीं पे आप इसको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि अरंडी का कुल कौन सा होता है, तो अरंडी का कुल U4VAC होता है। वहीं पे आपने जो अरंडी का फ्रूट देखा होगा उसमें एक जो उसका बीज रहता है उसके ऊपर एक उभरा हुआ आपको दिखेगा सफेद सफेद कलर का, उसको क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है, तो उसको हम रेगमा कहते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो है अगला है कि हमारा गन्ना और आलू की किस खेती का, मतलब यानी कि गन्ना और प्लस हम अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो ये किस फसल का उदाहरण होगा। तो ये हमारा जो है सिनर्जेटिक, यहाँ पे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गया, मिक्स फार्मिंग। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा, तो इसमें जो हमारा होगा ऑप्शन वो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, तो यहाँ पे सिनर्जेटिक। वहीं पे अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करें, मिक्स क्रॉपिंग मतलब ये होता है कि हम एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगा रहे हैं, तो इसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। वहीं पे अगर हम मिक्स फार्मिंग कहें तो मिक्स फार्मिंग के मतलब हम इसमें खेती के साथ साथ जो है हम लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन भी इसमें कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, तो ये हमारा मिक्स फार्मिंग हो जाएगा। वहीं पे जो हमारा रिले क्रॉपिंग रहता है
रिले क्रॉपिंग में हम क्या कहते हैं, हम एक फसल को हार्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हार्वेस्ट करने से पहले उसमें दूसरी फसल को बो देते हैं, तो इसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि धान की कटाई करने से पहले हम उसमें बरसीम बो देते हैं। आप लोग गाँव में देखते होंगे कि दादा लोग क्या करते हैं कि उसमें हमारा धान कटा नहीं है, उसमें हम बरसीम के बीज को फैला देते हैं, तो उसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, घास के मैदानों का जब हम सॉइल सैंपल के लिए, मतलब जो घास के मैदान रहते हैं उसमें उनकी सैंपलिंग के लिए हम कितने गहराई तक का नमूना लेते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, 0 से 8 सेंटीमीटर, 14 से 20 सेंटीमीटर, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो 0 से 8 सेंटीमीटर। वहीं पे बात की जाए कि भारतीय मृदाओं में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, जो हमारी भारतीय सॉइल रहती है उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने परसेंट होती है, 2% होती है, 1% से कम होती है, 5% होती है, 0% होती है। तो जो भारतीय मृदाओं में है उसमें 0 मतलब कि 1% से कम होती है। वहीं पे अगर आपको पता है कि हमारा जो सॉइल रहती है उसमें एयर कितने परसेंट पाया जाता है, जल कितने परसेंट पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट पाया जाता है और अकार्बनिक परसेंट कितने पाया जाता है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वहीं पे जो है हमारा मृदा निर्माण व विकास का अध्ययन किस क्या कहलाता है, तो अगर मृदा निर्माण व विकास का अध्ययन तो किसमें किया जाता है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी या पोमोलॉजी। तो पेडोलॉजी में क्या, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो पेडोलॉजी होगा। वहीं पे हम बात करें कि एडेफोलॉजी किसका, तो एडेफोलॉजी में हम मृदा के साथ साथ जो हम पौधे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका भी अध्ययन करते हैं। वहीं पे जो हमारा एगेस्ट्रोलॉजी है इसमें हम घास के मैदानों का अध्ययन करते हैं। वहीं पे जो हमारी पोमोलॉजी है इसमें जो हमारे फ्रूट विज्ञान रहती है इसमें फलों का अध्ययन करते हैं। वहीं पे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है, यानी कि राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो हमारी फसल के साथ रह के अपना जीवन तो गुजारता है, लेकिन वो उस पौधे से कुछ लेता है तो उसको बदले में देता है, यानी कि उसके साथ सहजीवी यानी कि इको फ्रेंडली रहता है। तो ये हमारा कौन सी फसलों में यूज किया जाता है, तिलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में, कि खाद्यान्न वाली फसलों में, कि सभी में, तो ये हमारी जो दलहनी फसलें रहती हैं उनमें पाया जाता है। वहीं पे जो एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि राइजोबियम के एक पैकेट से कितने किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं, तो जो हमारा राइजोबियम का 1 किलोग्राम 250 ग्राम का पैकेट होता है उससे हम 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बौने जाति की गेहूं का आगमन कब हुआ, यानी कि जो भारत में हमारी जो गेहूं की पहले बहुत लंबी वैरायटियां होती थी वहां पे उनको जीन में आनुवंशिक रूप से उनमें संशोधन करके, म्यूटेंट करके जो भारत में मैक्सिको से वैरायटी मंगाई गई थी, तो वो कब आई थी। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको लगेगा कि वैसा बहुत ही डिफिकल्ट है, पर अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो जब हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी तो उसी समय हमारी जो है बौनी गेहूं की जातियां भारत में आई थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी कब आई थी, तो 1966-67 में आई थी भारत में। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा बिल्कुल, कि 1967 में हमारे भारत में गेहूं की बौनी किस्में आई थी। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटी उर्वरक किसे कहते हैं, मतलब विस्फोटी उर्वरक कौन सा है, तो इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन है डीएपी है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है या सभी। तो जो इसमें विस्फोटी उर्वरक है तो इसमें हमारा जो है अमोनियम नाइट्रेट होगा। वहीं पे जो हम डीएपी है इसमें भी थोड़ा, इसमें यह डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें जो है नाइट्रोजन 18% और जो फास्फोरस है वो 46% पाया जाता है। वहीं पे अगर इसमें पूछे तो पोटेशियम कितने परसेंट हो जाए, तो इसमें पोटेशियम जो है 0% होता है। वहीं पे जो हमारा यूरिया है यह एक एमाइड, आप बहुत ही बार पूछा गया है कि क्वेश्चन कैटेड में या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं कि जो है यूरिया किस फॉर्म में कैसा उर्वरक है, तो यूरिया हमारा एमाइड उर्वरक है। वहीं पे इसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आती है वो 46% होती है। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेसिक स्लैग का प्रयोग खेत में कब करते हैं, तो बेसिक स्लैग का प्रयोग हम खेतों में बुआई के पहले करते हैं। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वहीं पे घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होते हैं उन मृदाओं को क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं, लवणहीन मृदा कहते हैं, यह सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा लवणीय मृदा, यानी कि 0.2% से अधिक जिसमें घुलनशील लवण पाए जाते हैं उसे हम लवणीय मृदा कहते हैं। वहीं पे इसमें अगर 0.2 से कम कह दे तो ये हमारी क्षारीय मृदा हो जाएगी। वहीं पे जो है जो हमारे क्षारीय मृदा रहती हैं उसमें किस तत्व की प्रधानता, मतलब कौन सा
में किसकी प्रधानता सबसे ज्यादा रहती है? तो आपको जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें हमारी जो सोडियम कार्बोनेट रहता है उसकी अधिकता के कारण हमारी क्षारीय मृदाएं हो जाती हैं। वहीं पे जो हमारा रेह के प्रति संवेदनशील, रेह से मतलब यह है कि हमारी जो क्षारीय मृदा रहती है, यानी कि जिन्हें बहुत ही ज्यादा आप देखते होंगे कि जब आप बंजर भूमि में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि आपको ऊपर सफेद सफेद परत दिखाई देती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट रहता है। तो इसकी वजह से उसको लोग पहले जमाने में उसको कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें उस जगह पे हम कौन सी फसलों को उगा सकते हैं? तो उसमें जो हमारी अमरूद उगा सकते हैं, कि बेर उगा सकते हैं, कि नींबू, की सभी। तो इसमें जो है हमारी अमरूद भी रेह के प्रति संवेदनशील है, बेर भी है और नींबू भी है। इन फसलों को आप जहां भी ज्यादा ही क्षारीय मृदा है उनको आप आसानी से उगा सकते हैं। वहीं पे जो अगला क्वेश्चन है कि कैरोटीन पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो गाजर में, पुदीना में, पालक की आलू। तो जो इसमें इसका ऑप्शन सही होगा गाजर, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शहरों में दुग्ध उत्पादन हेतु भैंसों की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? यानी कि जो हमारे शहर रहते हैं उनमें अगर दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारी कौन सी नस्ल हो जाएगी? तो वो हमारी भदावरी नस्ल हो जाएगी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पे भदावरी का जन्म स्थान कौन सा है? तो भदावरी का जो जन्म स्थान है आगरा तथा इटावा क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। वहीं पे अगर बात की कि तांबे जैसा रंग किस नस्ल का होता है, तो वो हमारी भदावरी नस्ल का होता है। वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेयरी मैन पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कानपुर से निकलती है, नई दिल्ली, इज्जत नगर, पंतनगर। तो ये हमारी नई दिल्ली से निकलती है। वहीं पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडों से चूजों निकलने के, जो अंडे से जो चूजा निकलता है उसके स्थान को क्या कहते हैं? हेचरी कहते हैं, इंक्यूबेटर कहते हैं, डेयरी फार्म कहते हैं, कि घोंसला कहते हैं? तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इंक्यूबेटर हो जाएगा। वहीं पे जो हमारी मुर्रा नस्ल के भैंस को जो सींग का आकार होता है वो किस आकार का होता है? तो जो हमारी मुर्रा नस्ल रहती है, एक एक मिनट, जो हमारी मुर्रा नस्ल रहती है उसका जो आकार रहता है वो हमारा जलेबी के आकार में एकदम घुमा हुआ रहता है। वहीं पे गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो वो हमारी गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो हम उसे बकरी को कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको एक सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। वहीं पे एक छोटे से पंक्ति जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। थैंक यू।